हेलो दोस्तों। आज मैं आपको जो कहानी सुनाने जा रहा हूँ उसका नाम है पहला सच्चा प्यार। जा जा तुझे बुला रही है। मुझे? पर क्यों? दरअसल आज स्कूल में रक्षाबंधन की सेलिब्रेशंस थी और लड़कियाँ स्कूल में लड़कों को राखी बांध रही थी। मैं फिफ्थ स्टैंडर्ड में था और मुझे सुप्रिया बुला रही थी। सुप्रिया सुप्रिया मेरी क्लास में थी और हम एक साथ एक ही स्कूल बस में आते जाते थे। मुझे वो पसंद थी पर मैंने कभी उसे बोला नहीं था। वो बात अलग है कि अपने घर में मैंने सुप्रिया के बारे में सब बता रखा था। यूँ समझो कि बोल रखा था कि सुप्रिया मेरी गर्लफ्रेंड है। और मेरे तो बड़े भाई बहन जब मिलते थे तो मुझे उसके नाम से चिढ़ाते भी थे। पर सच तो ये था कि मेरी तो बस उसके साथ सिर्फ मुस्कुराहट वाली ही जान पहचान थी। मतलब मैं जब भी उसे देखता तो मुस्कुरा देता और वो भी उसका जवाब दे के मुस्कुरा देती, बस इतना ही। पर उस दिन जब स्कूल में रक्षाबंधन मना रहे थे और उसने मुझे बुलाया तो मुझे तो यकीन ही नहीं हुआ। मेरे अंदर तो लड्डू ही फूट गए। ऐसा लगा जैसे आसमान सुहाना हो गया हो और एक मीठी सी हवा चल पड़ी हो। मैं बड़ी उम्मीदों से आगे बढ़ा तो सुप्रिया बोली, देखो ना, रक्षाबंधन मना रहे हैं पर मुझसे तो कोई राखी ही नहीं बंधवा रहा। चलो मैं तुम्हें राखी बांध देती हूँ। और ये कहते हुए सुप्रिया ने मेरा हाथ पकड़ लिया। ये सब इतनी जल्दी हुआ कि मैं बस ये सोचता रहा कि दूसरे लड़कों की तरह अपना हाथ झड़का लूँ और निकल जाऊँ, या आज तो मुझे सुप्रिया ने बात करी है, मेरा हाथ भी पकड़ा है। ऐसे पहले कभी नहीं हुआ था। बस सोचा इतना अच्छा लग रहा है कि चलो इस समय को ही एंजॉय कर लूँ। और मैंने राखी बंधवाई और गिफ्ट के तौर पे घर से जो पेन पैक करवा के लाया था वो भी दे दिया। जब बाकी लड़कियों को पता चला कि एक लड़का है जो आराम से राखी बंधवा रहा है तो एक दो ने भी मौके पे चौका मार दिया और राखी बांध दी। कुछ ऐसे स्टार्ट हुई मेरे लाइफ की सच्चे प्यार की कहानी। एक कहानी जो शुरू होने के नाम पे ही ख़त्म हो गई। आजकल के यंगस्टर्स की शब्दों में कहूँ तो बीटी हो गया, बैड ट्रिप। अब इसका क्या मतलब होता है वो आप जेनजी से पूछिए। खैर, जब इस बात को मैंने घर में बड़ी हिम्मत करके एक भाई को बताया तो वो बहुत देर तक हंसता रहा और कुछ नहीं बोला। और पंजाब केसरी अखबार की तरह मेरे सभी भाई बहनों को बता दिया कि घर के लड़के ने नाम रोशन किया है। अब मेरा स्कूल चेंज हो चुका था। 8th स्टैंडर्ड में एक और लड़की पसंद आई, राशि। अभी तो बस सोच ही रहा था कि राशि से कैसे बात करें, कहाँ स्टार्ट करें। कैंटीन में समोसे के लिए बोलूँ या स्कूल के बाद निर्लाज में चलने को बोलूँ। बट निर्लाज नहीं बोल सकता था, घर से तो सिर्फ 50 रुपये ही मिलते थे और फजीयत अलग हो जाएगी। फिर सोचा एक दोस्त की मदद लेता हूँ, वो बहुत कूल है, पॉपुलर लड़का है और इन सबसे ऊपर मेरा अच्छा दोस्त भी। पर दोस्त तो दोस्त ही होते हैं। मुझे इनकरेज करने की जगह उल्टा मुझे बोला, अबे तेरे बस की नहीं है, लपेट देगी तेरे को। लपेट देगी मतलब? अबे लपेट देगी मतलब खा जाएगी, वहीं मारेगी। उसकी इंग्लिश सुनी है तूने? नहीं सुनी तो जा, चले जा। ऐसे ऐसे इंग्लिश में सुनाएगी, पूरी रात डिक्शनरी में मतलब ढूंढता रहेगा और जब समझ आएंगे तो डिप्रेशन में नींद उड़ जाएगी। दोस्त ने ऐसा इनकरेज करा कि वहीं सारी अटेम्प्ट्स की धज्जियाँ उड़ गई और प्लान ड्रॉप कर दिया। एक तो मुझे ये समझ नहीं आता था कि ये मेरी मम्मी ऐसा क्यों कहती थी कि गली की लड़कियां बहन होती हैं। बहन होती हैं? पर क्यों? ऐसा तो किसी की गर्लफ्रेंड एक सोसाइटी में नहीं हो सकती, एक मोहल्ले में नहीं हो सकती, एक कस्बे में नहीं हो सकती। क्या ही लॉजिक था ये, बिल्कुल बकवास। अरे मैं ऐसा इसलिए सोच रहा था क्योंकि इस 32 घरों घरों वाली गली में एक घर ऐसा था जहाँ वो रहती थी, नेहा। नेहा 9th में थी और अब मैं 10th में। वैसे तो हम दोनों उसी गली में बचपन से रह रहे थे पर कभी ऐसा सोचा नहीं था। पर जाने क्यों एक दिन जब हम लोग बैडमिंटन खेल रहे थे तो कुछ एहसास हुआ। एक एहसास जैसे एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा जैसे, बस यही गाने की लाइनें मन में आई थी। पर आगे गाना आता नहीं था तो बस यही लाइनें बार बार मन में गूंज रही थी। पर वो एक पल प्यार वाला नहीं था, ये प्यार दिन प्रतिदिन बढ़ने वाला था और मुझे इस प्यार का प्लेटफॉर्म मिल गया था, बैडमिंटन। अब तो बस हर रात को डिनर के बाद हम 4 लोग बैडमिंटन खेलते थे। एक थी नेहा, एक मैं, एक नेहा का भाई और एक नेहा की सहेली जो हम सबसे बहुत बड़ी थी। और फिर गर्मियों की छुट्टियां आई तो बस इतना बैडमिंटन खेला कि अगर कोई प्रोफेशनल एकेडमी ज्वाइन कर लेता तो ऑस्ट्रेलिया नहीं लिख रहा होता पर नेशनल लेवल पे बैडमिंटन खेल रहा होता। खैर, बैडमिंटन के बहाने बातें करना, नेहा की तारीफ़ करना, उसकी हमेशा साइड लेना और बस मुस्कुराते रहना। पर यह सब एक तरफ़ा नहीं था। नेहा भी मुझे पसंद करने लगी थी।
और ये मेरा पहला, जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल पहला वाला म्यूचुअल सच्चा प्यार था। अब हम बैडमिंटन नहीं खेलते थे क्योंकि अब हम लैंडलाइन पे बातें करने लगे थे। अजी मतलब जो पूरा हो गया था बैडमिंटन से। उस ज़माने में मोबाइल तो सिर्फ घर में पापा के पास होता था, वो भी इनकमिंग वाला। आउटगोइंग करो तो ऐसा लगता था किसी ने संपत्ति चुरा ली हो। पर लैंडलाइन के अपने मज़े थे। पहले से ही टाइम डिसाइडेड होता था, कुछ ऐसा टाइम जब उसके पापा ऑफिस में, मम्मी सोती थी और भाई की ट्यूशन, और मेरे घर पे भी पापा अपनी शॉप पे, मम्मी तो गली मंडली की पार्ट थी, गॉसिप लीडर थी। हर दोपहर लंच के बाद उनकी गॉसिप मीटिंग होती थी। बस यही टाइम हमारा था। और कई बार जब गली की कोई शादी होती जहाँ दोनों घर के लोग शादी अटेंड करने गए होते, तो हमें बोनस टाइम मिल जाता और हम शादी स्किप करके अपनी बातों में खो जाते। अब ये मत पूछना बातें कैसी होती थी। बातें तो बिना सर पैर की ही होती थी। जैसे तुमने क्या खाया, क्या पिया, फैमिली के लोगों की बातें, पढ़ाई की बातें, मूवीज़ की बातें, देश दुनिया की हालत की बातें। और इन्हीं कहीं बातों में ये बातें भी हो जाती थी कि जब हम एक साथ होंगे तो हम क्या खाएंगे, क्या कौन क्या पसंद करेगा, कैसा पहनेगा, क्या करियर बनाएंगे, और हम जब शादी कर लेंगे तो शादी कर लेंगे। जी हाँ, ये बातें भी 15 साल के बच्चों में हो रही थी। और ये चल रही थी 1 साल और। प्यार अब गहरा हो रहा था कि एक दिन मुझे एक अनजानी कॉल आई। एक लड़की जो अपना नाम रिया बता रही थी। रिया। रिया की आवाज़ बेहद खूबसूरत कि उसे मैंने एक चेहरा इमेजिन कर लिया था, एक बेहद खूबसूरत चेहरा। रिया ने बताया कि उसने मुझे ट्यूशन क्लास में देखा था और वो मेरी फ्रेंड बनना चाहती थी। नहीं नहीं, फ्रेंड नहीं, फ्रेंड से थोड़ा ऊपर। पर मैं तो कमिटेड था, और कोई बेवकूफ़ ही होगा जो इतने सालों से बेहतरीन रिश्ते को दाव पे लगा के किसी ऐसी लड़की से बात कर लेगा जो अनजान थी, जिसे देखा भी नहीं था। जी बिल्कुल, मैं वही बेवकूफ़ था, बिना सोचे समझे बस एक सांड की तरह आगे बढ़ गया। अब मैं नेहा से कम रिया से ज़्यादा बात कर रहा था। बस ऐसे समझो कि वो 2-3 घंटे का टाइम जो मिला था उसमें दोनों को एडजस्ट कर रहा था। नेहा ने एक बार पूछा भी कि अब मैं जल्दी फ़ोन क्यों रख देता हूँ। मैंने भी कहा कुछ स्कूल की असाइनमेंट चल रही है। बहुत ही आनंद आ रहा था, दोनों हाथों में लड्डू थे। ऐसा लगता था कि शायद स्वर्ग भी कुछ ऐसा ही होता होगा, जहाँ कोई टेंशन नहीं, कोई स्ट्रेस नहीं, बस प्यार ही प्यार है। अब एक ही हफ्ता हुआ था और मैंने रिया से मिलने का दबाव डाला, और तारीख समय तय हुआ। मेरी ट्यूशन के पास एक कैफ़े की शॉप पे मिलना था। मैं अपना बालों में जेल लगा के और अपने बेस्ट कपड़े पहन के चला गया। तय समय से 10 मिनट पहले पहुंचा, और ये क्या, सामने से तो नेहा आ रही थी। जी नेहा, रिया नहीं। मैं कुछ समझा नहीं। नेहा, हाय, व्हाट अ सरप्राइज़। आज तो किस्मत ही खुल गई, तुम यहाँ कैसे। मैं घबराते हुए और आसपास देखते हुए नेहा से पूछा। वो बिल्कुल फ्लैट फेस थी, यानी ना खुश ना मुझसे मिलने का कोई सरप्राइज़, बिल्कुल बिना किसी एक्सप्रेशन के। उसने मेरी बात का जवाब दिया, क्या लॉयल्टी टेस्ट के बारे में सुना है। मैंने बोला लॉयल्टी टेस्ट, वो क्या होता है। फिर ध्यान आया कोई अमेरिकन शो आजकल पॉपुलर हो रहा था, किसी से सुना था। पर ये सब नेहा मुझसे क्यों पूछ रही थी। मगर एक सेकेंड, लॉयल्टी टेस्ट यानी बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड अपने पार्टनर्स पे लॉयल्टी टेस्ट करवाते हैं और परखते हैं कि उनका प्यार सच्चा है या नहीं है। ये सब बातें मेरे दिमाग में घूम रही थी और मुझे सब समझ आ गया। मुझे यकीन है आपको भी समझ आ गया होगा कि रिया थी ही नहीं, या थी भी तो वो झूठी थी। मुझे परखा जा रहा था, जिसमें मैं रंगे हाथों फेल हो गया था। पता नहीं सारे कांड मेरे साथ ही क्यों होते थे। मैंने वही माफ़ी मांगनी शुरू की, आंसू भी निकाल लिए किसी तरह। बस पैर ही नहीं पड़ा, बाकी सब ट्राई किया, पर माफ़ी नहीं मिली। फिर थोड़े थोड़े दिनों के बाद मैंने लैंडलाइन पे बात करने का ट्राई किया, वो भी बेकार। अरे भाई सही तो है, कोई बेवकूफ़ी होगी कि इतना सब होने के बाद भी कोई भरोसा करेगी, और वो भी बेवकूफ़ी निकली। मैंने एक बार और ट्राई किया, फिर माफ़ी मांगी और वो मान गई। ये अब हम वापस बात करना शुरू कर चुके थे अपने मिनी ब्रेकअप के बाद, पर ये पैचअप भी टेम्परेरी था। फिर एक दिन ऐसा भी आया कि एक गली के लड़के ने मुझे बताया कि नेहा एक लड़की के साथ मंदिर जा रही थी। अरे जा रही थी तो जा रही थी, मुझे थोड़ा फ़र्क पड़ना चाहिए था। पर था तो मैं वही ओल्ड स्कूल टाइप छपरी,
बस तैश में आके फ़ोन घुमा डाला और लड़ पड़ा। और बाद में पता चला वो लड़का मुझसे मज़े ले रहा था और वो सब झूठ था। अगर पहले वाले कांड ने ये प्रूफ़ किया कि मैं भरोसे करने लायक नहीं हूँ, तो अब इस कांड ने प्रूफ़ किया कि मुझे किसी पे ट्रस्ट करना नहीं आता। फिर माफ़ी पे माफ़ी, माफ़ी पे माफ़ी। बात तो शुरू हुई पर अब सब बदल गया था। एक खटास आ गई थी, या यूँ कहें कि एक कड़वाहट आ गई थी। अब बात रोज़ भी नहीं हो रही थी। ये पहला सच्चा प्यार अब वेंटिलेटर पर आ चुका था और शायद आखिरी सांसें गिन रहा था। और वो दिन मुझे आज भी याद है। मैं ट्यूशन से वापस आ रहा था तो मेरा बड़ा भाई बंटी गली के बाहर खड़ा था। मैंने कहा, क्या हो गया है, बाहर क्यों खड़ा है? उसने कहा, अबे तू भाग ले यहाँ से। तेरे को और चिंटू को लड़के मारने आए हैं और चिंटू तो पिट भी रहा है और पूरी गली इकट्ठा हो रखी है। मैंने कहा, पर क्यों? उसने कहा, पहले पतली गली से चले जा, वहीं आके बताता हूँ। पतली गली कोई मुहावरा नहीं था। हमारे घर की दो गलियाँ थी, एक चौड़ी और एक बैक साइड की पतली गली। एनीवेज, मैं अपने भाई के घर पहुंचा तो उसने मुझे एक दिन पहले की घटना याद दिलवाई, जब एक दिन पहले मैं और चिंटू गली से निकल रहे थे। नेहा और उसकी कज़न हमें क्रॉस करने लगी तो चिंटू बिल्ली की आवाज़ निकाल के मियाऊं मियाऊं करके नेहा की कज़न को चिढ़ा रहा था। वो लड़की बिल्ली की तरह दिखती थी, शायद इसलिए। बस इस बात से नाराज़ होकर वो उस बिल्ली, मेरा मतलब नेहा की कज़न, को बुरा लग गया और बोल दिया उसने अपने गुंडे भाइयों को, जो हमें पीटने आ गए थे। बस ये सब पता चलने पर मैं तो बेड के नीचे 1 घंटा छुपा रहा और मेरा भाई एक मैच की रनिंग कमेंट्री की तरह मुझे बता रहा था कि लड़ाई का टॉपिक अब बदल चुका है। अब चिंटू की मम्मी नेहा को भी भला बुरा बोल रही हैं, कह रही हैं कि नेहा का तो मेरे साथ अफेयर चल रहा है और फलाना फलाना फलाना। मतलब मेरा और नेहा का रिलेशनशिप का भी अखबार छप चुका था, वो भी गली में 50-60 लोगों के सामने। आज गली वालों को 1 महीने का गॉसिप करने का मटेरियल मिल गया था। पर अब मेरे ऊपर बहुत बड़ा संकट आने वाला था। पापा और उनकी बेल्टें। जी हाँ, मैं ये सोच के मरा जा रहा था कि अगर मेरे पापा को इन सब बातों के बारे में पता चला तो आज बहुत बेल्टें पड़ने वाली थी। रात हुई, पापा आए, थोड़ा सेटल हुए और तभी नेहा की पापा की आवाज़ घर के बाहर आई, भूषण जी, भूषण जी। बस मेरी सांसें जो अभी धीरे धीरे चल रही थी उनमें तेज़ी आ गई और मैं एक तोते की तरह बोलने लग गया, पापा 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 रुको, मेरी बात सुनो। पापा मुझे इग्नोर करके और कुछ अजीब सा चेहरा बना के बाहर सुनने गए तो नेहा के पापा ने बताया कि मेरे ताया जी, जो उनके घर के पास रहते थे, उनकी लंबी बीमारी के बाद डेथ हो गई है। अब समय बदल चुका था, माहौल बदल चुका था। मैं आज भी नेहा के पापा की मैच्योरिटी की दाव देता हूँ कि इतना सब कुछ होने के बावजूद भी उन्होंने मेरे पापा या किसी और से इस बारे में कोई बात नहीं की और मैं उसे बहुत विपरीत था। मुझे उस लड़ाई के बाद ये कतई चिंता नहीं हुई कि नेहा पे इन सब पर क्या बीत रही होगी, जिसका नाम ऐसे गली में उछाल दिया गया। मुझे तो बस अपनी ही चिंता हो रही थी। शेम ऑन मी। और मेरे और नेहा के बीच सब खत्म हो चुका था। कुछ दिन हमारी बात नहीं हुई, बिल्कुल भी नहीं हुई। ना उसने कॉल किया ना मैंने। फिर एक दिन उसका कॉल आया और हमने माना कि अब हमें म्यूचुअली इन सब को ख़त्म कर देना चाहिए, बंद कर देना चाहिए। और मैं शर्म से सिर्फ हाँ ही कह सका। अभी कुछ ही दिन हुए थे, मेरे ताया जी की क्रिया थी और मैं अपने पापा के पास जाके बैठा था और वो मेरे कान में फुसफुसाए, हरामजादे, मुझे तेरे सारे कांड के बारे में पता चल गया है, तू घर चल, बस बताता हूँ। बस इतनी सी थी ये कहानी।